चलो लास्ट अपन बात क्या कर रहे थे, दर्रे है ना। दर्रे कितने हो चुके थे राजस्थान के? 5 ही हुए थे, 8 हो गए थे। लास्ट क्या पढ़ा था? गोरम घाट। ठीक है, तो अपन ने लास्ट जो पढ़ा होगा उसमें कामली घाट भी आया होगा और गोरम घाट भी आया था। और गोरम घाट के अंदर हमने एक पढ़ा था, एक जल प्रपात है भील बेरी। कौन सा है? उस भील बेरी को देखने के लिए लोग जो है वर्षा काल में कहा जाते हैं? गोरम घाट जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो उससे अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट अपना दर्रा आ रहा है, जो भी आपका नंबर आ रहा है सीक्वेंस में डाल देना। ठीक है, देसूरी की नाल, ये लिखवा दिया गया? नहीं, लिखो देसूरी की नाल पाली। देसूरी की नाल कहां आती है? पाली में। हाँ, कल जो लिखा उसी के आगे अपने को है ना। नेक्स्ट जो भी नंबर आपका आ रहा है उसमें देखो साथियों, जो देसूरी की नाल है उसको समझें कि एक मार्ग गुजरता है कहां पर? राजसमंद और आपका पाली के मध्य। राजसमंद और पाली के मध्य है ना। तो एक तरफ राजसमंद है और एक तरफ आपका है पाली। और जो दर्रा आपका है वो कहां आ रहा है? पाली क्षेत्र में। कहां आ रहा है? पाली क्षेत्र में आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो पाली आता है मारवाड़ में और जो राजसमंद आता है वो आता है मेवाड़ में। तो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो क्या बताएंगे? देसूरी की नाल। और किसको जोड़ रहा है? पाली और राजसमंद। तो ये मेवाड़ और ये मारवाड़। लिखो इसके अंदर साथियों, लिखो देसूरी की नाल, देसूरी की नाल पाली, देसूरी की नाल पाली। और लिखें यह पाली व राजसमंद के मध्य स्थित है। यह पाली व राजसमंद के मध्य स्थित है। यह पाली व राजसमंद के मध्य स्थित है। पाली व राजसमंद के मध्य स्थित है। लिखें यह मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ता है। यह मेवाड़ व मारवाड़ को जोड़ता है। किसे जोड़ता है साथियों? मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ता है। ठीक है, अब जो ये पूरा घाट सेक्शन जो है वो कहां फैला हुआ है? राजसमंद और पाली में। तो जो पाली में फैला उसे क्या बोल रहे हैं अपन? देसूरी की नाल। क्या बोल रहे हैं? और जो इलाका आपके राजसमंद क्षेत्र में आ रहा है उसे आप कहते हो झीलवा व पगलिया की नाल। झीलवा व, तो ओब्लिक आ जाए तो भी वही है और वह लिखा आ जाए तो भी वही है। तो झीलवा व पगलिया की नाल ये भी किस जोड़ रही है? ये जोड़ती है वापस आपका वही राजसमंद पाली को, लेकिन है कहां पर? राजसमंद में। तो लिखो अगला नंबर, झीलवा व पगलिया की नाल। अगला नंबर है ना, झीलवा व पगलिया की नाल। झीलवा व पगलिया की नाल। और लिखे झीलवा व पगलिया की नाल राजसमंद। कहां पर? राजसमंद। झीलवा व पगलिया की नाल राजसमंद। यह राजसमंद व पाली के मध्य स्थित है। राजसमंद व पाली के मध्य स्थित है। यह राजसमंद व पाली के मध्य स्थित है। राजसमंद व पाली के मध्य स्थित है। ठीक है, जो साथी ऑनलाइन अभी आए हैं मैं बता दूं इतना ही करवाया जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यानी कि 4 लाइन लिखवाई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण दर्रा जिसका नाम है बर या बर दर्रा। ठीक है, तो बर या बर दर्रा। जो बर दर्रा है यह दर्रा पहले आता था पाली में। पहले कहां आता था? पर पाली का कुछ क्षेत्र ने कहा लिया ब्यावर में। तो वर्तमान स्थिति कहां बन गई? ब्यावर में। तो पहले कहां था? तो दोनों बातें याद रखनी है कि वर्तमान में तो ब्यावर है और पहले कहां था? पहले पाली में था। ठीक है, और ये जो आपका दर्रा है यह आपका कहां स्थित है? यह स्थित है अजमेर जोधपुर मार्ग पर। कौन से मार्ग पर?
तो अजमेर से जो जोधपुर आपका मार्ग गुजरता है उस मार्ग पर स्थित है। कौन सा दर्रा? बर दर्रा। तो लिखो साथियों, बर दर्रा ब्यावर, बर दर्रा ब्यावर, बर दर्रा ब्यावर। और लिखें, यह अजमेर से जोधपुर मार्ग पर स्थित है। यह अजमेर से जोधपुर मार्ग पर स्थित है। यह अजमेर से जोधपुर मार्ग पर स्थित है। जोधपुर मार्ग पर स्थित है, ठीक है। और यहां कर देना कोष्टक बना के, भाई पहले पाली में था। पहले कहां था? पाली में था। अब कहां आ रहा है? तो अगर मान लो ऑप्शन में ब्यावर ना आया तो क्या आ जाएगा? पाली आएगा। क्योंकि मान लो अगर आपका एग्जामिनर सोचता है कि यार नया तो कोई डेटा आया नहीं है तो हम क्यों लिखें, तो इस वजह से अपने क्या कर रहे हैं, पुराना भी देख रहे हैं कि पहले कहां था। ये हो गया यहां तक सभी का। अगला लिखो सुरा घाट। सुरा घाट। सुरा घाट जो है, ये सुरा घाट आपका ब्यावर में। कहां पर? ब्यावर में। पहले अजमेर में। पहले कहां था? भी पहले अजमेर से, अजमेर से ब्यावर बनाए है ना, तो करना सुरा घाट ब्यावर, पहले अजमेर में। पहले अजमेर में, ठीक है। लिखो इसमें एक लाइन जोड़ना, ब्यावर से भिलवाड़ा मार्ग गुजरता है। ब्यावर से भिलवाड़ा मार्ग गुजरता है। मार्ग गुजरता है, ठीक है। हालांकि ये जो दर्रा आपका है, ये अगर देखा जाए यूं कनेक्ट करता है बदनूर क्षेत्र को, जो बदनूर वर्तमान में कहा गया? भिलवाड़ा में, सॉरी आपका ब्यावर में, ठीक है। बट वो रास्ता आगे जाके कहां जाता है? भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाता है। इसलिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो जोड़ता है, इसको जोड़ता है ब्यावर और भिलवाड़ा मार्ग को, ठीक है। अगला लिखो नेक्स्ट। अब कुछ दर्रे ऐसे जिनके केवल नाम लिखने अपने को, ठीक है। लिखो उदाबारी। उदाबारी दर्रा ब्यावर। और जो भी दर्रे ब्यावर में आ रहे हो पहले कहां आ रहे होंगे? अजमेर में, केवल बर को छोड़ के। उदाबारी ब्यावर, उदाबारी ब्यावर लिख दिया। नेक्स्ट को स्वरूप घाट। स्वरूप घाट ब्यावर, पहले कहां था ये? अजमेर में होगा। फिर लिखो ब्यावर दर्रा ब्यावर, ब्यावर दर्रा ब्यावर। भाई वह शहर जिसके नाम पे दर्रा भी है, तो क्या हो जाएगा? ब्यावर। ब्यावर दर्रा ब्यावर लिखा आपने। अगला लिखो नेक्स्ट, डुंडीमल दर्रा। डुंडीमल दर्रा सवाई माधोपुर। डुंडीमल दर्रा कहां जाएगा? सवाई माधोपुर में। डुंडीमल दर्रा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर कितने हुए संख्या में? 16 हो गए, ठीक। तो ये जो दर्रे हैं ये तो हो गए अरावली के। कहां के हो गए? अब हम कुछ और दर्रे पढ़ेंगे जो अन्य हैं, मतलब अरावली से बाहर है। तो यहां एक सीधा प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सा दर्रा अरावली से बाहर है? अरावली से बाहर है। तो जो दर्रे आपके हैं उनके अगर हम नाम ले, तो एक नाम है रामगढ़। क्या नाम है? एक नाम है खटखड़, एक नाम है लाखेरी, और एक नाम है आपका जेतवास। ये चार दर्रे जो आप देख रहे हैं, ये चारों दर्रे आपके एक ही जिले के अंदर है, और जिला लग जाएगा बूंदी। क्या लग जाएगा? बूंदी। तो लिखो साथियों अन्य दर्रे और इन चारों के नाम उतारो। और बूंदी कहां आता है? हाड़ौती में। कहां आता है? तो ये ध्यान रखना कि इस तरह से प्रश्न पूछे भाई निम्न से कौन सा दर्रा अरावली का नहीं है, तो एक ऑप्शन में और दे रखा होगा यहां इसका किसी एक का नाम। हाँ, पखेरिया उधर आ जाएगा, वही बात लिखवा दूंगा अभी मैं। पखेरिया या परवरिया, है ना, ये ध्यान रखना, अभी लिखवा देता है। छोटे मोटे दर्रे में अपने को विशेष कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जो बड़े दर्रे हैं वो अपने मेन है, इंपोर्टेंट।
क्या हो गया? आवाज थोड़ा सा है ना, एक यार इसकी आवाज ज्यादा आती है और फिर मैं बोलता हूँ मेरी आवाज मुझे वापस आती है। लिख के दे दिया करो पर्ची पे, कुछ ऐसा हो तो। जेतवास जो है एक ही नाम की, हाँ सुन ले मेरे दोस्त, एक ही नाम की जो जगह है वो कई सारी हो सकती है, ठीक है। उदयपुर, उदयपुर वाटी, एक उदयपुर गुजरात में भी है, ठीक है, एक त्रिपुरा के अंदर भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके एक ही नाम के कई सारे हो सकते हैं, हाथीगुड़ा राजसमंद, हाथी दर्रा उदयपुर, विटामिन दर्रा आपको 2-3 मैंने जो है वो स्किप किए हुए हैं। तो आप ये सोचो कि एक ही नाम की जगह अलग अलग हो सकती है। जैसे आप पढ़ के आए थे त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी 2 जगह पढ़ के आ गए थे, एक जैसलमेर में एक करौली, कहां जैसलमेर कहां करौली। तो कहने का मतलब ये हो सकता है जगह, लेकिन जो दर्रा है वो उसकी स्थिति कहां बनेगी? बूंदी में। और ये कहां आ रहा है आपका? हाड़ौती क्षेत्र में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। चलो अब तुमने 1-2 नाम और ले लिए तो मैं यहां लिखवा ही देता हूं, मैं 4 था नहीं लिखवाऊं। एक मैंने नाम लिया अभी आपसे, हाथी दर्रा। हाथीगुड़ा अलग है और हाथी दर्रा अलग है। ये आ रहा है उदयपुर में। कहां आ रहा है? उदयपुर में। एक आता है सोमेश्वर की नाल, सोमेश्वर की नाल पाली में। और एक लिख दो यहां पर पखेरिया ऑब्लिक परवरिया, यह आता है आपका ब्यावर। एक और लिख दो, लिख ही रहे हो तो, पीपली। पीपली दर्रा जो है उसकी स्थिति बनती है ब्यावर में, और इसकी विशेषता भी लिख देना यहां पे, सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है। अब आपके जो है 20 और 5 25 हो गए होंगे, है ना। पर अपने को जो मैंने जिनमें कुछ विशेषताएं लिखवाई है वो थोड़े महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जिनमें केवल नाम लिखवा है तो जानना है कि हाँ ये इस जिले के अंदर आपका आता है। चले अपन इससे आगे, ये उतार लोग बस आ रहे हैं। अब अपना टॉपिक ये हो चुका है पूरा। अब अपन जा रहे हैं कहां पर? जलवायु पर। कहां जाएंगे? जलवायु पर जाएंगे। आप इसको जल्दी से करो ताकि अपन आगे बढ़ सकें। थोड़ी सी तैयारी करना इसकी, क्योंकि आपने अगर टेस्ट में जब दिया था टेस्ट तो क्वेश्चन का स्तर देखा था आपने। हालांकि वो स्तर थोड़ा सा ऊंचा था, बट उससे निम्न स्तरीय मानो अपना एग्जाम में, बट फिर भी तैयारी रखना। चलो अपन इससे आगे डालो आप हेडिंग में नया टॉपिक जलवायु, है ना। और थोड़ी सी अपन स्पीड रखेंगे अब। हो जाएंगे सो। चले अब एक बात समझो, जलवायु है क्या उसको अपन समझते हैं। यहां से कोई बताएगा? आप लोग सबने 11वीं कक्षा में जलवायु पढ़ ली है क्योंकि आप कृषि के विद्यार्थी हो, है ना। तो हाँ, आप बताना चाह रहे हैं। इधर से कोई बताएगा? एक साथी और एक साथी यह है और एक इधर से है, 5। हाँ पहले क्वेश्चन करूं? इतना फ्रंट में बैठे हो आप, बिल्कुल पास में, और ये कह रहे हैं पहले क्वेश्चन तो करो। क्वेश्चन क्या किया मैंने कि क्लाइमेट या जलवायु है क्या, लिख रहे थे, वही तो करूंगा। आप क्वेश्चन करो, मैंने पहले कर लिया क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ तो जलवायु के बारे में 4-5 साथी हाथ हमारे खड़े कर रहे। इधर इस वर्ग से कोई आंसर भी, हाथ ऊपर भी नहीं आया है ना। हाँ जो आगे बैठे हैं थोड़ा सा बोले क्या है जलवायु। हाँ एक आप बोलो, चलो। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। इसको अपन यूं समझ सकते हैं कि 30 वर्षों से अधिक की जो औसत मौसम दशा जो है उसे हम क्या बोलेंगे? जलवायु। क्या बोलेंगे?
अब आप समझो कि हम जो है कुछ शब्दों का प्रयोग आपका करते हैं। तो यहां पर जो है एक साथी कह रहे हैं, अच्छा ये यहां से देख रहे होंगे, एक साथी कह रहे हैं आपने पीएचडी कर रखी है, एमबीबीएस कर रखा है। तो एमबीबीएस कर रहा होता तो मैं ज्योग्राफी उठाना पड़ता दोस्त, फिर तो मैं कुछ साइंस या हमें यहाँ नहीं होता, फिर मैं कहीं क्लिनिक में बैठा हुआ होता। हाँ, डॉक्टरेट यानी पीएचडी, ठीक है ना। चलो, तो अब जो है यहाँ पर आपके कुछ शब्द हैं, उनको अपन देख लेते हैं। एक तो शब्द है मौसम, क्या है? मौसम। एक शब्द है ऋतु, क्या है? ऋतु। और एक शब्द है दोस्तों आपका जलवायु। अब एक बात समझो, इन तीनों में से यदि हम बात करें समय अवधि की, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन है? मौसम। जो मौसम कह रहे हैं वो कौन कौन है बताना? बहुत सारे। कोई है ऋतु वाला, इसका ऋतु छोटी है? कोई नहीं। जलवायु वाला? कोई नहीं। बाकी निर्दलीय है, जो बचे तो निर्दलीय फिर तो, है ना। अवधि के आधार पर सबसे छोटा कौन है? मौसम। बहुत सिंपल सी बात है, अभी बाहर अपन देखें तो धूप निकली हुई है, अचानक से तेज हवा चली, काले बादल आ गए और बरसात हो गई। क्या बदला? मौसम बदला, ऋतु नहीं बदली। क्या बदला? यानी सबसे जो छोटा है वो कौन है? मौसम है। और जो ऋतु होती है इसमें क्या होगा? एक विशेष प्रकार के मौसम की अधिकता मिलेगी, है ना। जैसे अभी गर्मी का टाइम है, अब जैसे बरसात का टाइम आएगा तो कभी बारिश हो सकती है, बारिश कभी भी हो सकती है। हम अपनी तैयारी से आए, है ना, छतरी लेके आए या हम जो रेन सूट है वो लेके आए, राइट, यही करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमको पता है कि सब जिस मौसम में जैसे जो भी मौसम आपका आएगा उसमें उस गतिविधि की जो है वृद्धि होगी। गर्मी है तो गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, सर्दी है तो, और बरसात कभी भी आ सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं। अब बात ये आती है कि कोई जो ऋतु है उसकी अवधि कितनी होगी? 4 महीने? पक्का फिक्स है कि 4 महीने जो आपकी ऋतु वो फिक्स होती है, हाँ या ना? नहीं होती है। एक मिनट, एक सेकंड, जो कह रहे हैं हाँ होती है, एक बार हाथ फिक्स होती है, एक बार हाथ ऐसे ऊपर कर दें, एक बार हाँ ऐसे रहने देना, थोड़ी देर ऐसे रहने देंगे, 2 मिनट ताकि याद रहे। कोई भी ऋतु की अवधि निर्धारित होगी उसकी स्थिति के आधार पर। भूमध्य रेखा पर अगर जाओगे तो वर्ष भर गर्मी है, वहां सर्दी नहीं है क्या? ध्रुवों पर जाओगे तो वहां केवल शीत है, वहां गर्मी नहीं है। जब आप जाओगे कहां पर? भूमध्य रेखा से कहां जाओगे? उत्तर की ओर, ध्रुवों की ओर जाओगे, तब क्या होगा? धीरे धीरे तापमान घटेगा। क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पे एक जैसा मिलेगा मौसम, है ना, और जो ध्रुव आपके हैं वहां मिलेगा एक जैसा, लेकिन जो उनके बीच की पट्टी है वहां आपके जो है परिवर्तनता आएगी। जैसे हम बैठे उपोष्ण में तो यहाँ गर्मी का काल अधिक मिलेगा, सर्दी कम मिलेगी, और जो बरसात होगी वो कब होगी? गर्मी के अंदर ही होगी, ठीक है। जब आप जाओगे शीतोष्ण में तो वहां पे सर्दी और गर्मी बराबर है। जब आप जाओगे उपध्रुवीय में तो वहां 12 महीने में से 10 महीने 10.5 महीने जो है क्या मिलेगी? सर्दी, और कुछ 1-1.5 महीना ऐसा होगा जब तापमान आपका बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? अवधि डिपेंड करेगी आपकी स्थिति पर। हाथ नीचे हो गई, क्या बात है? कोई नहीं, रहने दो, पर वो तो आपके पहले ही हाथ नीचे हो गए, मतलब मैं समझाऊं उससे पहले ही। बात समझ में आ रही है? अपन जब आगे पढ़ेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें एक बात आएगी आपकी स्थिति, अक्षांश स्थिति। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आपकी जो स्थिति है वो बताएगी कि आपके यहाँ जो है गर्मी की अवधि कितनी रहेगी, सर्दी कितनी रहेगी। समझ में आ गई बात? भूमध्य रेखा पर बैठे तो क्या रहेगा? पूरे 12 महीने गर्मी, पूरे 12 महीने गर्मी रहेगी। उससे ऊपर जहां भी हम बैठे उपोष्ण में, वहां क्या रहेगा भाई? 7 से 8 महीने या 8.5 महीने हमारे यहाँ क्या रहेगा? गर्मी का मौसम रहेगा। उसी गर्मी में हमारे यहाँ क्या हो रही है? बारिश, ठीक है। आप इस बात को ऐसे समझो कि अभी हमने कह दिया कि हमारे यहाँ वर्षा ऋतु आने वाली है, राइट, आएगी। कब तक रहेगी बताना? कब तक रहेगी? मध्य सितंबर। कब तक रहेगी? अब जैसे मध्य सितंबर खत्म हुआ, क्या आप लोगों ने स्वेटर पहन लिया है? कब पहनोगे? नहीं पहनते नवंबर में। कब पहनते हो? दिसंबर में। कब पहनते हो? दिसंबर। नवंबर में नहीं पहनते शर्ट आप जो है वो स्वेटर, सॉरी, ठीक है। आप कब पहनेंगे? दिसंबर में पहनेंगे, ठीक है। इधर जो है आप तो ठीक है, और बाकी आप इस बात को और समझें कि हम स्वेटर तब पहनते जब पड़ोसी पहन के आता है। भाई हम भी नहीं पहनता है, मान लो नहीं पहन रहा कोई क्लास में, अपन भी नहीं पहन के आएंगे, क्यों? एक शर्म आती है, नहीं, है ना। तो एक बात इसको और सुन लेना कि अगर आप सितंबर यानी मध्य सितंबर के बाद में स्वेटर नहीं पहन रहे हो तो क्यों नहीं पहन रहे हो? इसका मतलब क्या है? गर्मी की अवधि है, और उसके बाद में ही तो जो आपकी गर्मी है वो भयंकर गर्मी पड़ती है।
अभी जो गर्मी पड़ रही है ये तो सुकून वाली गर्मी है कि बाहर गए, धूप लगी, यहाँ आ गए, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उसमें बैठ गए तो थोड़ी क्या हो गई, शांति मिली, ठंडक मिल गई। लेकिन जब आप बरसात के बाद का जो टाइम होता है, ठीक है, खास तौर से अक्टूबर महीना, उसमें अगर आप बाहर निकले तो क्या होगा, उमस वाली गर्मी उसमें आपको महसूस होगी। अगर बाहर गर्मी लगे अंदर आ गए तो अंदर भी उमस ही लगेगी, भले कुछ भी चल रहा हो आपके। बात में आ रही है? तो उसे हम कहते हैं अक्टूबर हीट। क्या बोलते हैं? अक्टूबर हीट। तो अब आप मुझे बताओ कि आपके यहाँ जो है वो गर्मी की अवधि कब से कब तक रही, आप इस तरह से गिन लो तो आप ये देखोगे कि मार्च महीने से हमारे यहाँ पर गर्मी, कब से, और मैं कह रहा हूं कि मार्च महीने से लेकर नवंबर तक जो समय होता है वहां पर आपको गर्मी है। नवंबर में केवल रात्रि में और सुबह ठंड लगती है। कब? रात्रि में और सुबह। वो जो हल्की सर्दी उसे हम कहते हैं गुलाबी सर्दी। तो अगर मैं नवंबर को भी हटा दूं तो आप काउंट कर लो अक्टूबर तक का टाइम, 8 महीने हो गए अप्रोक्स। अब 8 से 8.5 महीने अगर आपके यहाँ जो है गर्मी की अवधि है तो मुझे बताओ फिर कैसे आप कह रहे हो कि बराबर बराबर होता है। हम अध्ययन जब करते हैं ना तो हम कहते हैं 4-4 महीने की ऋतु है, लेकिन 4-4 महीने की ऋतु वास्तव में नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं इसके बारे में। और एक और स्थिति क्या बताई मैंने, स्थिति का जो है फैक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपकी जो है जलवायु, जो आपकी जो ऋतु होती है उसकी अवधि तय करता है। अगला क्या आ रहा है, जलवायु। हमने क्या बोला, 30 वर्षों की औसत मौसमीय दशा को क्या कहते हैं अपन, जलवायु। अब चलते हैं, मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये कहा कि मौसम परिवर्तनशील है। जैसे मान लो अभी धूप निकली हुई है साहब, है ना, सूर्य दिख रहा है, तेज हवा चली, काले बादल आ गए और तेज बारिश हो गई, क्या बदला, यानी क्या हो रहा है, ये अल्पकालिक आपकी जो है दशा है ना, जो परिवर्तनशील है। इसके बाद में जो ऋतु है उसमें हर ऋतु की अपनी अपनी एक विशेषता आपको देखने को मिलेगी। सर्दी है तो ऐसा होगा, पतझड़ है तो पत्ते गिरेंगे, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जलवायु, तो एक पूरा साइकिल चल रही है। जैसे भी हमारे यहाँ गर्मी है, फिर बरसात आएगी, फिर वापस क्या आएगा, सर्दी आएगी, एक तरह से एक आपका जो है चक्र चलेगा। तो जैसे भी आप जो बैठे हो, आप कहां बैठे हो, अभी आप ये यहाँ बैठे हो इस जगह पे, इस वाली कंडीशन में, यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्मी, गर्मी के बाद क्या आएगा, वर्षा आएगी, वर्षा के बाद क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम जो है बीच का उसको निकाल दें तो सर्दी आएगी, और उसके बाद वापस ये चक्र आपका चलेगा। तो इस तरह से एक चक्र पूरा आपके साल भर में जो है चलता है। और अगर यही सेम चक्र 30 वर्ष तो चलेगा, कितने वर्ष तो चलेगा, 30, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इस प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में मिलती है। इसमें एक और चीज ध्यान रखना यहाँ पे आपका यह, अब आपको इस चित्र देखते पता लग रहा है कि सब दोनों में आपका जो है जलवायु की भिन्नता है। यहाँ देखो बिल्कुल आपको घास और वृक्ष मिल रहा है, और यहाँ पे जो वृक्ष मिल रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, सूखे हैं, और यहाँ देखो कुछ भी आपकी घास नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों में जो है जलवायु में भिन्नता पाई जा रही है, हाँ या ना। अभी अपन उसको और समझेंगे अच्छे से। आप लिखना स्टार्ट करो, डालो, हेडिंग में जलवायु डाल दिया, और लिखो पहला बिंदु मौसम। जलप्रपात क्या होता है, अभी नदियां पढ़ेंगे अपन, इसको समझेंगे ना, वाटरफॉल जलप्रपात होता है। लिखो इसमें मौसम, और लिखो मौसम में यह वायु मंडलीय दशाओं की, यह वायु मंडलीय दशाओं की क्षणिक अवधि है, क्षणिक अवधि है। यह वायु मंडलीय दशाओं की क्षणिक अवधि है जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो ऋतु, ऋतु, और लिखें इसमें एक, ऋतु में लिखें इसमें एक विशेष प्रकार के, इसमें एक विशेष प्रकार के मौसम की अधिकता मिलती है। इसमें एक विशेष प्रकार के मौसम की अधिकता मिलती है। क्लियर सभी का यहां तक? चलो अपन आगे, अगला लिखो नेक्स्ट, जलवायु। जलवायु, और लिखें जलवायु में लिखें किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर 30 वर्षों की, किसी स्थान विशेष पर 30 वर्षों की
औसत मौसमी दशा, किसी स्थान विशेष पर 30 ईयर्स है ना, 30 वर्षों की औसत मौसमीय दशा, औसत मौसमीय दशा कितने वर्षों की? मौसमीय दशा क्या कहलाएगी? कितने वर्षों की? 30 वर्षों की, कम से कम, है ना। अब हम चलते हैं यहां से, समझते हैं आगे कि जो जलवायु आपका है उसमें अगर आप देखेंगे तो जलवायु जो शब्द आपको दिख रहा है वो दो शब्द आपके मिलके बन रहा है, एक बन रहा है जल, एक बन रहा है वायु। ऐसा कोई देन रखा है? मैं बता रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ऐसा कोई कहीं देन रखा है? इसको केवल अपन समझने के लिए इसको अपन बना रहे हैं कि जलवायु में होता क्या है। एक विद्वान को अपन पढ़ेंगे, इसमें नाम है उसका कोपेन, है ना। और कई सारे लोग डरते हैं सब कोपेन का वर्गीकरण कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसान है, सब हो जाएगा। आप इस बात समझो कि कोपेन ने यह कहा कि किसी स्थान कि अगर आपको ज्ञात करनी जलवायु तो वहां की वनस्पति का अध्ययन कर लो। किसका अध्ययन कर लो? और अगर उसकी वनस्पति का अध्ययन करोगे तो वहां की वर्षा और तापमान का अध्ययन स्वतः हो जाएगा। किसका अध्ययन हो जाएगा? वर्षा और। अब मैंने उसी की बात को जो है ले लिया और उस बात को मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं। क्या कह रहा है वो कि साहब वर्षा और तापमान का अध्ययन कर लोगे तो जलवायु प्राप्त हो जाएगी। और वो किससे हो रही है? उसको वनस्पति से हो रही है। अब यहीं पर अपन एक बात करें कि जल कहां से प्राप्त होगा? कहां से होगा? वर्षा से प्राप्त होगा। किसी भी स्थान जल कहां से आएगा? वर्षा से। और वायु जो है वो डिपेंड करेगी तापमान पर। अगर आपका तापमान ज्यादा है तो वायु गर्म होगी, जैसे राजस्थान में लू। और अगर आपका तापमान कम है तो क्या होगी? वायु ठंडी होगी। यानी दो हमने भी तत्व ले लिया, एक ले लिया वर्षा, एक ले लिया हमने तापमान। अब हम बात करते हैं दोनों की बात अगर करें, दो कंडीशन, अधिक वाली और कम वाली। आप एक दिमाग लगाओ कि किसी स्थान पर अगर वर्षा कम है तो स्थान कैसा होगा? वर्षा कम है तो कम कह रहा हूं मैं, वर्षा कम है तो कैसा होगा? शुष्क होगा। कैसा होगा? जैसे पश्चिमी राजस्थान कैसा है? शुष्क के साथ। और वर्षा अगर ज्यादा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? आर्द्र। ठीक है। अब ये दिमाग लगाओ किसी स्थान पर तापमान ज्यादा है, तापमान क्या है? ज्यादा है, तो क्या होगा? वो स्थान क्या होगा? अरे गर्म, यानी उष्ण। कैसा होगा? उष्ण होगा। और अगर तापमान कम है तो शीत, यानी ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा। शीतोष्ण जो है वो इसके बीच की कंडीशन है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं या तो सबसे ज्यादा या सबसे कम की। अभी हम इसके बीच की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कह रहे हैं? या तो गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है, ठीक है। अब यहां से अगर हम बात करें कि हमने जो ये दिया है वर्षा और तापमान, इनको अपन जो है इनको मिलाकर जलवायु ज्ञात करेंगे। दिमाग लगाना आप केवल। कोई स्थान ऐसा जहां पर वर्षा और तापमान दोनों ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा और तापमान भी ज्यादा है, तो वहां की जलवायु कैसी होगी? आर्द्र उष्ण। कैसी होगी? अब बोलने में सही लग रहा, उल्टा बोलो। उष्ण आर्द्र। अब बोलने से लग रहा है, यानी तापमान को आगे रखना है और वर्षा को पीछे रखना है, ठीक है। तो अगर किसी स्थान पर आपका जो है वर्षा और तापमान दोनों ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? उष्ण आर्द्र जलवायु। कैसे हो जाएगी? उष्ण आर्द्र जलवायु। तो अगर दोनों ज्यादा हैं तो हम कहेंगे साहब यहां की क्लाइमेट कैसी है? उष्ण आर्द्र है। उष्ण आर्द्र जलवायु यहां पर प्राप्त हो रही है। इसी तरह से यहां जाओ कि अगर किसी स्थान पर वर्षा ज्यादा, वर्षा क्या है? ज्यादा, और तापमान कम, तो क्या हो जाएगा? शीत आर्द्र। शीत आर्द्र। बोलना सीखो साथियों साथ में। तो अगर वर्षा आपकी ज्यादा और तापमान कम है तो हम कहेंगे कि यहां की जलवायु शीत आर्द्र है। इसी तरह से दिमाग लगाओ कि किसी स्थान पर वर्षा कम तापमान ज्यादा, वर्षा कम है तापमान ज्यादा है, क्या हो जाएगा? उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क जलवायु। अब दिमाग लगाओ कि अगर दोनों ही कम है, वर्षा भी कम तापमान भी कम, तो क्या हो जाएगा? शीत। सबकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? आज कुछ खाना नहीं खाया? शीत शुष्क। तो नंबर 4 पे आ जाएगा शीत शुष्क जलवायु। अब दिमाग लगाओ वापस से कि साहब अगर हमसे पूछे कि राजस्थान में
इनमें से कौन सी जलवायु नहीं मिलती? कौन सी जलवायु नहीं मिलती? क्या पूछ रहा है? नहीं मिलती। बात समझ आ गई? चार ऑप्शन दे दिए। कौन सी नहीं मिलेगी? शीत शुष्क, ये वाली। जो जो कह रहे हैं नहीं मिलेगी वे कौन कौन है? वे हैं कुछ एक आधे लोग हैं। और इसके अलावा कोई और है? मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगी। एक नंबर वाले कौन है जो कहते हैं एक नंबर नहीं मिलेगी? एक नंबर क्लाइमेट राजस्थान में नहीं मिलेगी, कोई ऐसा है? नहीं है। ठीक है। दो नंबर वाले? दो नंबर वाले हैं। ठीक है, पांच सात हाथ खड़े हुए। तीन नंबर? तीन नंबर वाले कोई नहीं है। यानी कि कुछ लोगों ने कहा ये नहीं मिलेगी और चार पांच लोगों ने कहा ये नहीं मिलेगी और बाकी निर्दलीय है। ठीक है। तो हम अब बात करते हैं यहां पर। तो यहां ध्यान रखना कि कौन सी नहीं मिलेगी उसकी हम बात बाद में करेंगे। पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो बची हुई तीन है वो कहां कहां मिल रही है। तो जब पहला आपका आ रहा है उष्ण आर्द्र जलवायु, तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान के दक्षिण, राजस्थान के दक्षिण जहां भी आप बैठे हो तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है, जो हाड़ौती वाला क्षेत्र और जो उदयपुर संभाग का दक्षिणी भाग है वो, उसमें जलवायु कैसी मिलेगी आपको? उष्ण आर्द्र। तापमान भी ज्यादा है और वर्षा भी ज्यादा है। तापमान भी ज्यादा मिल रहा है, वर्षा भी ज्यादा मिल रही है। ठीक है। शीत आर्द्र, कुछ लोगों ने कहा ये नहीं मिलेगी, तो ये केवल राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगी, माउंट आबू में। पूरे वर्ष राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में आपको जो है तापमान यहाँ पे कम देखने को मिलेगा औसत रूप से, और वर्षा ज्यादा मिलती है। तापमान कम है, वर्षा ज्यादा है। उष्ण शुष्क की अगर हम बात करें जलवायु की, तो पूरा हमारा पश्चिमी राजस्थान जो किससे चपेट में आ रहा है? इस जलवायु के चपेट में आपका आ रहा है। अब बचा चौथा ऑप्शन, शीत शुष्क। राजस्थान में ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर यह क्लाइमेट आपको मिलती होगी। राजस्थान में ऐसा कोई इलाका नहीं जहां पूरे वर्ष भर तापमान भी कम रहता है और वर्षा भी कम होती है, ऐसा इलाका नहीं है। लेकिन ऐसा इलाका भारत में है, और भारत में कहां है? लद्दाख। और लद्दाख जो है, मैंने बताया था कि भारत का शीत शुष्क मरुस्थल है। अपन पढ़ के आए थे मरुस्थल दो प्रकार के, उष्ण और शीत। तो ये कैसा मरुस्थल अपने भारत का? शीत शुष्क मरुस्थल है। कौन सा वाला इलाका? लद्दाख वाला इलाका। पास में आ गई। तो क्लाइमेट ज्ञात करने के लिए आपके पास में दो तत्व होने चाहिए, आपके पास में वर्षा और तापमान। इसको उतारो ऐसा कैसे, जल्दी उतारना और इसको रखना। एक साथ ही लिख रहे हैं कि क्लाइमेट टॉपिक तो आपके एग्रोनॉमी में पढ़ाते हैं, तो सेम पढ़ाते हैं जो, वो तो अलग चीज होती होगी, है ना? ये पर्टिकुलर राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं। हो गया? सभी का हो गया यहां तक? चलो इसको उतारें। हो गया? चलो
अब एक, हाँ रिपीट कर दूं, ये रिपीट होगा, पिछला रिपीट करूं। मैंने क्या बताया कि अगर मान लो किसी स्थान पर वर्षा और तापमान दोनों ज्यादा हैं तो क्या हो जाएगी जलवायु वहां की? उष्ण आर्द्र। ऐसी जलवायु कहां मिल रही है अपने को राजस्थान में? दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर, यानी जहां भी आप बैठे उदयपुर संभाग और एक आपका कोटा संभाग। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तापमान भी ज्यादा है क्योंकि निकट में क्या है? कर्क रेखा है, और वर्षा भी यहां पर ज्यादा है क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है किसके? मानसून के। इसलिए क्या होता है? यहां पे वर्षा भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, अपने क्या बात की कि अगर मान लो किसी स्थान पर वर्षा ज्यादा और तापमान कम है, क्या हो जाएगी जलवायु? शीत आर्द्र। ऐसा कहां मिल रहा है? केवल माउंट आबू में। कहां मिल रहा है? पूरे वर्ष भर तापमान कम है और पूरे वर्ष भर अगर हम देखें तो राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में वर्षा ज्यादा है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि भाई किसी स्थान पर वर्षा कम है और तापमान ज्यादा है, उष्ण शुष्क, यानी पूरे साल गर्मी और वर्षा कम, तो क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्र? पश्चिमी राजस्थान। जलवायु कैसी मिल रही है वहां पे? उष्ण शुष्क। और अगर कोई ऐसा स्थान जहां पूरे साल जो है आपका जो है वर्षा आपकी नहीं है, कम है, और आपका तापमान भी कम है, तो क्या हो जाएगा? शीत शुष्क, जो केवल कहां मिल रहा है? भारत में लद्दाख में। कहां मिल रहा है? लद्दाख में। चलो अब हम बात करते हैं अगला। यहां एक बिंदु और लेंगे अपन। अभी हमने देखा तापमान और वर्षा को, दोनों को मिलाकर। अब हम बात करेंगे, यहां पर एक शब्द ले रहे हैं, तापमान और वायुदाब में संबंध। तापमान और, इन दोनों में ध्यान रखना संबंध होता है उल्टा। कैसा होता है? अगर तापमान ज्यादा है तो वायुदाब कम होगा, और तापमान कम है तो वायुदाब ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? समझो, हम इस बात को समझेंगे कि साहब तापमान और वायुदाब में संबंध जो है वो उल्टा क्यों है, और इसके पीछे जो कारण है वो है सूर्य की किरणें। सूर्य की जो किरणें हैं उनका प्रभाव। कैसे? जैसे मान लीजिए अभी हमारे यहां किसका मौसम है? गर्मी का। तो किरणें कैसी गिरेगी? सीधी। कैसी गिरेगी? हमें जानते हैं, हमको बचपन में पढ़ाया गया स्कूलों में कि भैया गर्मी के समय में सूर्य की किरणें सीधी होती है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो किरणें जहां गिर रही है, जैसे किरण यहां गिरी, तो इसको केवल इसी बिंदु को गर्म करना है, जिसको क्या कर लेगी? ये जल्दी गर्म कर लेगी। क्या कर लेगी? जल्दी गर्म कर लेगी। और जब जल्दी गर्म कर लेगी तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब तापमान बढ़ जाएगा साथियों, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हम लिख रहे हैं यहाँ पे तापमान अधिक। सीधी किरणें ताप को बढ़ाएगी, ताप अधिक हो जाएगा। सीधी किरणें तापमान को बढ़ाएगी। किरणें सीधी है, और किरणें जब सीधी है तो तापमान आपका बढ़ेगा, क्योंकि उसको कम इलाके को गर्म करना पड़ रहा है। जब तापमान ज्यादा हो जाएगा तो सतह जो है वो हो जाएगी गर्म। सतह क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और जब सतह गर्म हो जाएगी तो सतह के निकट जो वायु है वो वायु गर्म होकर आपका ऊपर उठेगी। कहां उठेगी? क्योंकि वायु क्या हो गई? गर्म होने के बाद में हल्की हो गई। हम जानते हैं कि गर्म वायु जो होती है वो हल्की होती है। गर्म वायु कैसी होती है? हल्की होती है। इसलिए कहां जाएगी? ऊपर। जब ये ऊपर उठ रही है तो इसका दबाव धरातल पर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जब धरातल पर दबाव नहीं पड़ रहा है, यानी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, तो वायुदाब क्या हो जाएगा? तो वायुदाब यहां पर आपको मिलेगा कम। वायुदाब कम मिलेगा। समझ में आ गई बात? तापमान ज्यादा होने पर सतह के निकट की जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, जिस वजह से आपका यहां पर जो है दाब कम मिला। अब इसी का उल्टा कर लो शीतकाल में। कब कर लो? शीतकाल में सूर्य तो वही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? उसकी किरणों की दिशा। जो किरणें गिर रही है वो गिर रही है तिरछी। कैसी गिर रही है? तिरछी किरणों का एक नियम है। तिरछी किरणों का एक नियम क्या है कि जहां गिर रही है उसको तो गर्म करेगी करेगी, लेकिन जिस स्थान के ऊपर से जा रही है उसको भी गर्म करते हुए जाएगी। अब आप देखो, यहां तो केवल एक बिंदु था और यहां इतना बड़ा क्षेत्र है, यानी कि सीधी किरणों की तुलना में तिरछी किरणों को ज्यादा इलाका गर्म करना पड़ता है। इस वजह से समय लगता है। और हम जानते हैं कि जो शीतकाल होता है उसमें दिन की अवधि छोटी होती है, तो ये गर्म नहीं कर पाता है। जब गर्म नहीं कर पाएगा तो तापमान क्या हो जाएगा? कम। तापमान क्या हो जाएगा? कम। तो जब आपकी किरणें कैसी है? तिरछी है, तो तापमान कम हो रहा है। उसका कारण क्या बताया मैंने कि तिरछी किरणों को सीधी किरणों की तुलना में अधिक भाग गर्म करना पड़ता है और उसमें समय लगता है। और उस समय की अगर हम बात करें तो दिन की अवधि छोटी होती है,
इस कारण से हो नहीं पाता है। तो क्या होता है, सतह के निकट की जो वायु है वो आपकी जाती है ठंडी, और ठंडी वायु जो है वो हो जाती है भारी, और भारी होने के बाद में वो कहां बैठेगी, धरातल पे बैठेगी। जब वो धरातल पे बैठेगी तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि ठंडी वायु भारी है तो वायुदाब को बढ़ाएगी। तो ये ठंडी वायु कैसे होती है, भारी होने के कारण कहां बैठती है, सतह पर, और इस वजह से वायुदाब अधिक मिलता है। बात समझ में आ गई। यहां पर अपन ने वायुदाब तो समझ लिया, साथ साथ हमने क्या समझा, हमने ये भी समझ लिया कि जब ग्रीष्म काल होगा तो सूर्य की स्थिति कैसी रहेगी, है ना, किरणें कैसी रहेगी, सीधी, और जब शीत ऋतु होगी तब किरणें कैसी रहेगी, तिरछी रहेगी। तो लिखो अगला बिंदु, तापमान व वायुदाब में संबंध। तापमान व वायुदाब में संबंध, तापमान व वायुदाब में संबंध, तापमान व वायुदाब में संबंध। और लिखो, इन दोनों में विपरीत संबंध मिलता है, विपरीत, उल्टा, इन दोनों में विपरीत संबंध मिलता है, इन दोनों में विपरीत संबंध मिलता है। ताप अधिक तो दाब कम, ताप अधिक तो दाब कम, ताप अधिक तो दाब कम, व ताप कम तो दाब अधिक, व ताप कम तो दाब अधिक, व ताप कम तो दाब अधिक। फर्स्ट में लिखवाया ताप अधिक तो दाब कम, सेकंड लिखवाया ताप कम तो दाब अधिक, व ताप कम तो दाब अधिक। क्लियर सभी का। अब आप दिमाग खुद ही लगा सकते हैं कि जब हमने कहा कि विपरीत संबंध मिल रहा है तो शीतकाल में हमारे तापमान कम होता है, इस वजह से दाब ज्यादा मिल रहा है, और ग्रीष्म काल में ताप ज्यादा होता है, दाब कम मिल रहा है। इसको उतारें जल्दी से। सीधी किरणें कम क्षेत्र को गर्म करती है इसलिए तापमान बढ़ता है, और तिरछी किरणें ज्यादा क्षेत्र को गर्म करती है इसलिए तापमान कम रहता है, और समय अवधि का प्रभाव भी पड़ता है। ग्रीष्म काल में दिन बड़ा होता है, शीतकाल में छोटा होता है। कंप्लीट है। चलो इससे अपन आगे। चलो अब जो हम बात करेंगे, अभी हमने तापमान वायुदाब को देखा, अब हम बात करेंगे पवन संचरण, किसी बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप देख लो, आपको समझ में आ गई कि ठंडी हवा जो है वो कहां बैठेगी और गर्म कहां बैठेगी, ऊपर उठेगी।
अब एक और बात यहां जोड़ते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे उसको। मैंने यहां पर दो शब्दों का उपयोग किया, एक तो मैं कह रहा हूं आपका वायु और एक मैं कह रहा हूं पवन। क्या दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग वाले कौन कौन है, पहले वो आ जाओ। ज्यादा है। और जो कहते हैं दोनों एक ही बात है, वे कौन कौन? ये शायद पहले बात हो चुकी है अपनी, इसलिए आपको पता लग गया होगा, इसलिए इतने सारे हाथ खड़े नहीं होते कभी भी, है ना। क्या बताया था मैंने कि पवन जो होगी वो चलेगी क्षैतिज दिशा में, या तो इधर या इधर, डिपेंड करता है वायु दाब के ऊपर। और ये चलेगी ऊर्ध्वाधर, या तो ऊपर या नीचे की तरफ। अब जो भी हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपसे पवन संचरण। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। कहां चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। बस में आ रही है? हाई प्रेशर कहां होगा? ठंडे में। और लो कहां होगा? यानी ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर। लिखो साथियों, पवन संचरण। पवन संचरण। और लिखो इसमें, पवने उच्च दाब से, पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पवने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। लिख दिया आप लोगों ने सबने? कंप्लीट है यहां तक? इसी में बनाओ, कोष्टक बना, लिखो लिखो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर। ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर। पवने कहां से कहां चलती है? ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती है, गर्म क्षेत्र की ओर चलती है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जो विशेषताएं जो आपकी है, जो ये जो कारक आपके हैं प्रभावित करने वाले जलवायु को, इनको भी नहीं पढ़ा रहा हूं, इनकी जगह में दूसरे जो बिंदु उसको पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी जो स्टार्ट हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं राजस्थान की जो जलवायु है उसकी विशेषताएं। तो डालो आप हेडिंग में नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। अब आपको राजस्थान के अंदर क्या देखने को मिलता है ज्यादा? तो हमारे पास जो क्लाइमेट ज्यादा है वो कौन सी है? यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा अधिकांश भाग जो है वो आपका उष्ण शुष्क जलवायु वाला है। तो उष्ण शुष्क जलवायु, उष्ण शुष्क जलवायु, जलवायु अधिकांश कैसी हमारी? उष्ण शुष्क है। दूसरी बात, हमारी जो स्थिति बनती है वो बनती है उपोष्ण कटिबंध में। कहां बनती है? केवल हमारा जो डूंगर बांसवाड़ा क्षेत्र है वो कहां आ रहा है? उसका कुछ भाग आ रहा है किसमें? आपका उष्ण कटिबंध में। बाकी को सब कहां आ रहा है? उपोष्ण में। तो उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति, मैंने बताया था कर्क रेखा से ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंधीय स्थिति आपको देखने को मिल रही है। और हमारे यहां पर वर्षा जो है उसकी हम बात करें उससे पहले एक बात और कि हमने अभी देखा था कि राजस्थान में उष्ण शुष्क, उष्ण आर्द्र और शीत आर्द्र तीनों प्रकार की क्लाइमेट मिल रही है। भले उसका एरिया कम है, लेकिन हमको यह दिख रहा है कि यहां जलवायु में भिन्नता है। जलवायु में भिन्नता है, जलवायु में हम कह सकते हैं क्षेत्रीय भिन्नता है। पश्चिमी राजस्थान कैसा है? उष्ण शुष्क है। ठीक है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान कैसा है? उष्ण आर्द्र है। और माउंट आबू कैसा है? तो हम कह रहे हैं कि सब यहां पर आपका जो है जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता है। यहां इसकी अधिकता तो है, ठीक है, लेकिन भिन्नता आपको देखने को यहां पर मिल रही है। उसके बाद वर्षा में कैसी है साथियों स्थिति? कमी है। तो वर्षा कम मिलती है हमारे यहां। और दूसरी बात यहां पर एक और क्या है कि वर्षा में अनियमितता है। वर्षा में क्या है? तो वर्षा में अनियमितता है, अनियमितता और अनिश्चितता है। अनियमितता व अनिश्चितता है। मतलब ये हुआ, अनिश्चित मतलब बारिश होगी या नहीं होगी, कोई फिक्स नहीं है। फिर अनियमित यह है कि बारिश होगी तो कितनी होगी, क्या औसत कितनी होगी या औसत से ज्यादा होगी। कई बार स्थिति रहती है कि औसत से कम बारिश होती है तो सूखा पड़ जाता है, और कई बार ये होता है कि अगर बारिश औसत से ज्यादा होगी, एवरेज से ज्यादा होगी, तो क्या होती है? बाढ़ की स्थिति बन जाती है।
ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो आपकी जो अनियमितता और जो अनिश्चितता है, इसके चलते राजस्थान के अंदर हमें सूखा व अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। क्या मिलती है? सूखा व अकाल की स्थिति देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। तो ये राजस्थान की जो है जलवायु, उसकी विशेषताओं में ये एक मूल विशेषता है, सूखा व अकाल। इसको उतारें आप एक बार इसे कसी, इसको उतारें, फिर चलते बना के। आपके 5 मिनट का रेंज जाता है, 5 से 6 मिनट क्लास डिले होती है हमेशा। आगे छोड़ेंगे तो मैं टाइम पे आऊं, है ना? पर क्या करें, वापस के आगे क्लास होती है, मुझे वापस यहां से टाइम पे छोड़ के आगे जाना पड़ता है। भौतिक विभाग जो मैंने पढ़ाया है उसके सारे प्रश्न आप याद करना है, जो नोट्स हैं मैं पूछूंगा अभी आपको, कल या परसों जो भी है, मतलब कल ही पूछूंगा। 3-4 दिन तक ये जो है लगातार प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है वो और महत्वपूर्ण भी है। ये हो गया सभी का? किसका बाकी है? जल्दी करो। चलो अब डालो हेडिंग में, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक हैं जो आपके राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो अभी अपन जो है केवल इनको देख रहे हैं, लिखने की बात जो है हम कल करेंगे क्योंकि समझाना पड़ेगा पूरा। देखो सीधा प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा कारक है जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करते हैं या नहीं करते? करते में अगर आप देखोगे तो एक नाम आ रहा है अरावली। अरावली सबसे बड़ा आपका कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला, क्योंकि यही ऐसा कारक है जो अरब सागरी मानसून को रोक नहीं पा रहा है। अगर ये अरब सागरी मानसून को रोक पाता तो राजस्थान वर्षा ज्यादा होती, ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्षा कम हो रही है। समुद्र तल से दूरी, इसकी हम बात करेंगे कि दूरी पे होने से प्रभाव क्या पड़ता है। जो स्थान निकट होते हैं वहां पर जो है पवनें चलती है दैनिक प्रारूप में, और जो होते हैं दूर वहां चलती वार्षिक प्रारूप में। हमारे यहाँ राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान की बात करो, भारत की बात करो, तो 6 महीने हमारे यहाँ जो है पवनें चलती है जल से स्थल की ओर, और जब 6 महीने चलती है तभी हमारे यहाँ क्या आता है, मानसून आता है। तब क्या आता है हमारे यहाँ, मानसून आता है। तो हमारे यहाँ वर्ष भर पवनें नहीं आ रही समुद्र से, हमारे यहाँ केवल मानसून काल में आ रही है। ऊंचाई, ध्यान रखना कि जो क्षेत्र जितना ऊंचा होगा इस सी लेवल से वहां पर तापमान कम मिलेगा, और जो जितना निकट होगा वहां तापमान ज्यादा मिलेगा। उसके बाद वनस्पति की बात करते हैं। आपको कल मैं इसको समझाऊंगा ढंग से। आपने सुना होगा पेड़ लगाओ बारिश होगी, सुना है कि वृक्ष लगाओ बारिश होगी, पर कैसे होगी इसको हम कल समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो मैं बात आपसे कर रहा था कि अक्षांश स्थिति जो आपकी ग्लोब पर है, आप कहां बैठे हो, वो आपका जो है बताएगा कि आपके यहाँ जो ऋतु है उसकी अवधि कितनी लंबी होगी। तो ये सारी बातें अपन जो है कल की क्लास में करेंगे। अभी के लिए अपना इतना ही, क्योंकि समय आपस जो है अगली क्लास का हो गया मेरा।